Assalamualaikum. Good morning, everybody. Good morning. And welcome to Jio Pakistan today with Huma and Abdullah. Welcome back. Thank you जी. क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। तो लोग अक्सर अमेरिका जाके वहीं के हो जाते हैं, तो हाउ डिड यू कम बैक? और बहुत से मेरे दोस्त एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आऊँगा तो कोई शायद एक्सीडेंट आया हुआ होगा या फिर वैसे मैं सोच रही थी हाँ, या फिर वैसे ही मुझे ये कचरा बहुत है और धूल मट्टी बहुत वैसे है। अब्दुल्ला यू डिड से नीचे कि बहुत नहीं, ये स्मॉग का बहुत सिचुएशन है। जाहिर है कि 3 हफ्ते के लिए ही गया था, कोई वहाँ सदा से तो नहीं रहता था, लेकिन जब वापस आया हूँ तो एक धुंध सी छाई हुई है और उसके बाद जाहिर है आई बीन फॉलोइंग अप विद न्यूज़। लाहौर में तो चले स्मॉग के तदारुक के लिए कुछ किया जा रहा है। कराची का किसी ने सोचा है कि हम अपने इर्द गिर्द लिटरली 1 फरलांग के फासले पे 1 किलोमीटर क्या आधे किलोमीटर के फासले पे कुछ देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि नजर आ रही हो धूल मट्टी। लेकिन लेट मी ब्रिंग अब्दुल्ला अप टू स्पीड के पिछले 1 हफ्ते से स्मॉग की बहुत बैड सिचुएशन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में ही पहले जो 5 है ना, उनमें लाहौर कराची तो आ ही रहा है। तो ये तो पिछले हफ्ते से हो रहा है और ये आपकी कहाँ तक आपकी नज़र जा रही है और ऑब्वियसली विजन जो है बिल्कुल आपको नज़र नहीं आता इतना ज़्यादा। ये भी It's not a new phenomena, लेकिन it's getting worse over the years. It is getting worse। और पहले हम लाहौर करते थे, लाहौर और दिल्ली का कंपटीशन होता था। वो अभी भी है, दिल्ली भी है। कहीं शुरू होता है कराची पहले पर, कहीं लाहौर पहले पर, लेकिन अभी जो है कराची तीसरे पे है गालिबन और लाहौर दूसरे पे, दिल्ली पहले नंबर पे है। तो ये हम आगे पीछे कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ कंपटीशन बिल्कुल ऑन है और हम माशाल्लाह बहुत जीत रहे हैं। और पता है क्या, हम आगे चलकर एक फिजिशियन से, एक डॉक्टर से भी बात करेंगे। अभी नहीं आइडिया होगा, शायद 20 साल बाद, 20 years डाउन द लेन, 30 years डाउन द लेन, इस पे स्टडी जब रिसर्च होगी कि हमारी जिंदगियों को किस तरह से इसने अफेक्ट किया है। अभी हो रहा है, ये वाली अभी तो चले हो रहा है, लेकिन क्या इसके इतने खौफनाक हौलनाक नताइज होंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक मुतासर होगी आई बिलीव। सबसे अलार्मिंग बात यह है कि कुछ सालों से लाहौर में तो ये सिचुएशन बनी हुई है और इस पे बात हो रही है और हुकूमती लेवल पे इकदाम हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ऑब्वियसली ट्राइंग टू कंट्रोल इट। कराची में अभी इस पे कोई खास बात नहीं हो रही। स्मॉग, हाँ मतलब स्मॉग हो रही है, हर साल वर्स होती जाती है, लेकिन लिटरली नोबडी इज डूइंग मच। एटलीस्ट हमने नहीं सुना कि कोई मेजर्स ऐसे लिए जा रहे हो कि इसको ज़रा कंट्रोल किया जाए और अगले कुछ सालों में ये कम हो। अभी तो हमें बढ़ते हुए नजर आ रही है, वेयर लाहौर में एक्चुअली थिंग्स आर बीइंग डन। आपको पता है ना, जरा वाली वारस इस शहर में हम ढूंढते हैं, नजर डालते हैं तो कम लोग मिलते हैं, कम इदारे, कम हुकूमतें हैं जो इस शहर की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाने को तैयार होती हैं। सो दिस हैज बीन द केस इन दिस सिनेरियो एज वेल। लेकिन ऑफ कोर्स व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट द फाइनल ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप और व्हाट एन अपसेट। मतलब who would have thought? नहीं, was it an upset? Actually, I think it was a very tough competition and anybody could have won. No, क्या अब्दुल्ला, एक सेकंड, we are talking about India जो कि अनबीटन थ्रू आउट रहा है। तो जो चीज अनबीटन रह रही हो तो उससे एक्सपेक्टेशन तो यही होती है ना कि फाइनल जीतेगा। आपको पता है जब कोई टीम अनबीटन रह रही होती है तो उसने कहीं हारना होता है और कहीं चोक करना होता है। और इंडिया प्रॉब्ली फाइनल में, सेमीफाइनल में भी कर सकता था लेकिन नहीं किया। लेकिन फाइनल में you would not know, लेकिन people who have been watching the show for the past couple of weeks would know कि this is what a coincidence, जिसको कहते हैं ना क्विंकी डिंकी, आपका ये कहना, because मुबशर was doing the show, by the way. Thank you मुबशर for covering up for it. Yes, तो वो 3 हफ्ते मुबशर साथ थे। अच्छा, मुबशर का फ्राइडे को यही कहना था, he was very adamant कि भाई एक तो हारना ही हारना है और फिर इंडिया के लिए, और फिर इंडिया हार भी गया। I was actually totally on our neighbor's side और मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इंडिया के साथ हूँ, लेकिन I wanted the World Cup to remain in the region, remain क्या और at least come back to the region। और सारा उनका नाम था और उन्होंने हमारा नए दोस्त बना लिया। 3 हफ्तों में बहुत ख्याल रखा और चूंकि वो ऑस्ट्रेलियन थी इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ था जब से मुझे पता लगा था। और हम चूंकि जाहिर है क्रिकेट फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये जानकर कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया है क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखते हैं लोग, इन्वेस्टेड होते हैं, लेकिन द यूथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर नॉट दैट इन्वेस्टेड इन क्रिकेट। दैट इज नॉट देयर प्राइमरी स्पोर्ट। दैट इज नॉट देयर प्राइमरी स्पोर्ट। सो दे आर अपैरेंटली आइस हॉकी इज अ बिग थिंग इन ऑस्ट्रेलिया, बट यस दे आर आपकी अब इस बात के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि उनसे वापस ले लिया जाए वर्ल्ड कप। मतलब अगर आप लोग इतने इंटरेस्टेड ही नहीं है, कौन सा सड़कों पे निकल के कोई जश्न मना रहे होगे। अब्दुल्ला, ये मैच बहुत अच्छा था, इट वाज रियली नाइस और इसके बारे में हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको याद दहानी कराना चाहते हैं कि फ्राइडे को बात क्या हो रही थी। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब कुछ चेंज नहीं होने वाला, इंडिया ही जीतेगा। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि
इंडिया ने एक मैच जरूर हारना है और But why does it have to be the final? देखना होगा। अब देखें कि फाइनल में क्या करते हैं। इस मैच में अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में एक डिफरेंस होगा, वो होगा ग्लेन मैक्सवेल। अच्छा, मुबशर इज डिटरमिन्ड। हम पिछले 2-3 हफ्ते से मुबशर और मैं साथ ये शो कर रहे हैं और मुबशर इज एडमेंट कि एक तो हारना है। और आप ये प्रॉमिस करें मंडे को जब अब्दुल्ला सुल्तान वापस आ जाएंगे, आपने जिक्र करना है अगर भारत हार गया तो कि मुबशर कहता था। ऑफ कोर्स, क्योंकि और कोई नहीं कहता था ना, तो मुबशर ही कहता था। और अगर ऐसा हुआ तो हम डेफिनेटली आपको जरूर ऑनर करेंगे उसमें। मैक्सवेल अच्छा परफॉर्म करे, ऑस्ट्रेलियंस अच्छा परफॉर्म करें। सो मुबशर, हमने जिक्र क्या करना था हमने आपको यहाँ पे याद ही कर लिया। हमने याद करा दिया कि क्या था। तो ओके फाइन, जो एक प्रेडिक्शन हुई थी जुमे को वो सही होगी। अच्छा, या इंडिया ने जीतना था या ऑस्ट्रेलिया ने जीतना था, तो किसी एक ने तो जीतना ही था। वैसे तो पता है क्या, जब से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हुआ था तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल कम हो गया था, और पर्टिकुलरली व्हेन यू आर नॉट इन द कंट्री तो आपका इंटरेस्ट लेवल वैसे ही जरा कम हो जाता है। अच्छा, वी वर वेरी इन्वेस्टेड एवरी डे, वी हैड भट्टी साहब, वी हैड सिकंदर and so many other people. We love cricket and probably यहाँ पे अब दोबारा से एहसास हो रहा है कि how sad is that this is the only sport that we are invested in. अच्छा, by the way, आपके पीछे फुटबॉल में भी मैं ये नहीं कहूँगी कामयाबी, हाँ बिल्कुल हो रहा था, हमने बात की थी, करके पहुँचे थे आगे। वो ताजिकिस्तान वाला अभी भी होना है by the way, वो इस्लामाबाद में, लेकिन not that we won any, but still. अच्छा, एक थोड़ा सा इसका रनडाउन बता देना कि कल हुआ क्या है। एक्चुअली हुआ क्या, in case वैसे why did you miss, in case you have missed it, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर छठी बार वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया है। 2015 वाज द लास्ट टाइम दैट दे वन वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को 6 विकेटों से हराया है। पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने आयरनी देखें आप, भारतीय टीम फाइनल में आकर चौक कर गई, फंस गई। 241 रन के हदफ को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर्स पहले ही कर लिया। भाई 241 पे जरा पॉज दे लेते हैं। हाँ अच्छा, लेकिन आप थोड़ा सा याद दिला दें कि शुरू के ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचेस हारे थे, यू रिमेंबर दैट। उसके बाद वो भी फिर नाकाबिले शिकस्त ही रहे थे ऑफ सॉर्ट्स, so they did not also miss any other match except for the first two. Recovered from our loss or are getting out of the World Cup, या we still talking about आप टीम का पूछ रहे हैं या हमारा पर्सनल जाती तो मुझे नहीं पता, हम एज अ कॉम क्या रिकवर कर गए इन 3 हफ्तों में? हम मूव ऑन कर गए हैं, और आपको पता है कि खूबसूरती हमारी कॉम की है कि हम बड़ी जल्दी मूव ऑन कर देते हैं, तो हम चले गए हैं। तो अब तो हमारा मौसम बदल रहा है, हम मौसम को एंजॉय ले रहे हैं। हाँ, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, बट इसको भी हम एंजॉय करेंगे। अच्छा, एनीवे, तो ये शिकस्त जो थी ये उसमें भारतीय खिलाड़ी फूट फूट कर रोते रहे बहुत। उनको ऑब्वियसली दे वर लाइक अनबीटन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और उनको ये लग रहा था कि अब जिंदगी में इसी तरह ही होगा कि हम बीटन रहेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता, उतार चढ़ाव आता रहता है। और वैसे भी सेटिंग भी परफेक्ट थी ना, अपना ही स्टेडियम, अपना ही मुल्क, अपनी ही मर्जी की पिचेस, अपने ही मामला, और अपने सपोर्टर्स, अपने स्टार्स, मनमानियां भी, हाँ बहुत कुछ बीच में होता रहा। वो सारा कुछ भी होता रहा, और फिर एंड में आके आपका प्लान चौपट हो जाए और प्रोग्राम आगे ना बढ़ पाए, हो गया था 1.5 लाख लोगों के सामने। इन एनी केस ये भी आपको बता दें कि ट्रेविस हेड ने शानदार बैटिंग की और 137 रन्स बनाए और ऑलमोस्ट ही अनबीटन रहे, लेकिन लास्ट के 2 रन्स जो थे वो उससे पहले आउट हो गए थे। और होम ग्राउंड पर इंडियन सूरमा जो थे वो बेबस नजर आ रहे थे, इनफैक्ट बहुत ही बेबस नजर आ रहे थे, बहुत ही अनलाइक था फ्रॉम ऑल देयर यू नो अदर परफॉर्मेंस जो वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट करते रहे हैं। और कैंगरूज ने उनकी एक न चलने दी, ऐसा ही था। बैटिंग और बॉलिंग में इंडिया आउट क्लास हो गई, और एक्चुअली इंडिया के आउट क्लास होगी। क्या कमाल की फील्डिंग थी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलियंस ओवर द टूर्नामेंट्स एज वी नो आर नोन फॉर देयर फील्डिंग, और लिटरली अगर किसी ने सीखना है ना तो वो ऑस्ट्रेलिया जाके फील्डिंग की ट्रेनिंग तो ले ही ले, लेकिन अब तो वो जीत गए तो हर चीज़ क्यों नहीं। ट्रेविस हेड की आप बात कर ही रही हैं। ट्रेविस हेड ने अपनी इनिंग में 4 छक्के लगाए, 14 चौके लगाए, एक दर्जन से ज्यादा। भारत की पूरी टीम ने 13 चौके और 3 छक्के लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड शानदार बैटिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए, जबकि विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। भाई उन्होंने भी अपना लेजेंडरी स्टेटस एक मतलब फिर साबित किया। कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम हिम। व्हाट अ क्लास, या बहुत ही जबरदस्त किस्म का था। नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम व्हाट ही हैज अचीव्ड। आई वाज थिंकिंग कि बहुत उन लोगों का शौक होगा कि यू नो ये वर्ल्ड कप हमारा होगा और इंडिया में ही हो रहा है और हम ही लेंगे, और डेफिनेटली बाय ऑल स्कोर्स लग यही रहा था कि वो पहुंचने वाले हैं और ये ताज जो है उन्हीं के सर पे होगा। लेकिन ऑलमोस्ट जैसे छिन जाए कोई चीज ना, एंड में आपके सामने डेंगल हो रही है और फिर आपको मिले ना, एंटी क्लाइमैक्स हो जाए। हाँ, क्लाइमैक्स हो जाए। मेरे साथ भी हुआ है, कल रात को बताऊंगा आपको आगे चल के कि क्या हुआ। ये हम सुनेंगे। अब्दुल्ला की बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। 3 सेंचुरियों और 6 निस्फ सेंचुरियों की मदद से विराट कोहली ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा
765 रन्स 92.62 की औसत से बनाए, मतलब एवरेज जिसकी हम बात करते रहते हैं ना, वो भी कमाल थी। भारतीय वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रेलियावी नायब वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रेलियावी कप्तान को ट्रॉफी दी और यूँ तकरीबन 7 हफ्तों पर मुश्तमिल क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुँचा है। अब हमारे जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं उनको 1-2 दिन आराम मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमारे साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन एक बात आई नीड टू मेंशन हियर बिफोर वी गो ऑन टू सिकंदर एंड भट्टी साहब। क्राउड जो था ना, मतलब 1.5 लाख, ऑलमोस्ट 1,25,000 के लगभग लोग थे अहमदाबाद स्टेडियम में, और ट्रेविस हेड की सेंचुरी हुई है। और मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी, मैं क्योंकि किचन में थी, और इतनी खामोशी से हो गई, कोई एक ताली जो बजी हो, मतलब लगता था वो जो ऑस्ट्रेलिया ने कहा था ना कि हम क्राउड को खामोश करके दिखाएंगे आपको, तो वो लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस था। इस तरह खामोशी थी कि मुझे बैठे हुए एम्बेरसमेंट हो रही थी कि भाई मेरे घर कोई आ ही गया हो खेलने, तो और अगर इतनी अच्छा मार्का मार ले तो थोड़ी सी ताली तो मैं भी बजा दूं उसके लिए। वो साइड पे बटन नहीं कोई प्रेस कर देता नीचे वाला साइलेंट मोड जिस पे आप चले जाते हैं, तो पूरे स्टेडियम में साइड में बटन दबा दिया किसी ने। एक बात होती है अपने अपोनेंट को ना सपोर्ट करना, एक बात होती है अपनी टीम को ना सपोर्ट करना। जब ये लगा, नजर आ गया कि इंडिया की अब दाल नहीं गलने वाली, तो क्राउड वेंट डेड, उठना स्टार्ट हो गए, बिल्कुल खामोशी हो गई। मुझे इस पे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई तुम लोग अपनी टीम को तो सपोर्ट कर लो जिसने बाकी 10 मैचेस जीते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दी और फाइनल तक पहुंचे हैं। मतलब ऐसा क्या हो गया है? ऐसा नहीं हुआ। खैर, इस सारे में जिस तरह हम कह रहे थे अपनी मनमानियां, बहुत सी खबरें भी बनी हैं, अपनी मर्जी की पिचेस की भी बात होती रही, और सिर्फ बातें नहीं होती रही, गैर मुल्की जराइद ने बाकायदा इन खबरों को शाया किया है और किस तरह पिचेस को भारत ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि भारतीय अवाम की क्रिकेट से मोहब्बत के दावे भी आपको पता ही है बेनकाब हुए हैं। हम पहले से अपना रोना तो रोते आए हैं, किस तरह हमारे सहाफ़ियों को जाने दिया गया, हमारे फैंस को नहीं अल्टीमेटली जाने दिया गया, और बड़े वादे वईद हुए। यू नो, आप एक मेज़बान होते हैं तो उसकी कोई ग्रेस होती है, और वो ग्रेस अपेरेंटली नजर नहीं आई। अच्छा, ओके, नाउ सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। रोज़ पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया हम ये तज्जिया कर रहे हैं, आज फाइनल, क्या हाल है ऑल ऑफ बोथ ऑफ यू? और सिकंदर, आपसे शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्सपेक्टेड चैंपियन, या फिर आपको लगता है कि ये एंड में बड़ा इंटरेस्टिंग अपसेट हुआ? वेल, ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने कल भी उनकी बॉलिंग के लिए बोला था, आज मैं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बोलूंगा। सो प्रोफेशनल, सो एलिगेंट, सिंपली लाइक अ वाओ। बहुत ये ऑस्ट्रेलियन टीम थी। हाँ, और दूसरी चीज ये कि मैंने 3rd of this month जब इनका श्रीलंका से मैच हो रहा था, मैं प्रोग्राम कर रहा था, वो अगर हम मात निकाल सके, मेरा छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ट्वीट है, मैं उसको कहूंगा कि मैं आजकल मैंने कल ही रात उसको पोस्ट किया है, 3 नवंबर को ये मैच था श्रीलंका। उस वक्त मैंने कहा था कि यार एक मैच हार जाओ ताकि आपको एक वेकअप कॉल मिल जाए। वो वेकअप कॉल उनको फाइनल में मिल गई, और ऑब्वियसली जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे होते हो, इतना अच्छा खेल रहे होते हो, कहीं प्रेशर नहीं पड़ा हुआ होता है, जब प्रेशर पड़ा वो क्रैक कर गए और वो संभल ही नहीं सके, ना उनकी वो बॉल की मूवमेंट नजर आई। लेकिन एक दफा ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट वो ऑस्ट्रेलिया को पहले हरा चुके थे, तो वो कॉन्फिडेंस तो उनमें था ना कि हम हर किसी को हरा चुके हैं। लेकिन एक फाइनल का प्रेशर भी तो होता है। नहीं, देखो, मैंने उसमें यही कहा था कि भाई आप इस वक्त एक मस्त हाथी की तरह चल रहे हो, आप हर चीज को रोनते जा रहे हो, मगर एक दफा रुक जाओ ताकि आपको झटका लगे तो वो उनके लिए बेहतर होगा, ये मैंने कहा था। खैर, एनीवे, तो कल जो उनको पर जब ये 10 मैचों में बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ा, जब इस मैच में पड़ा तो वो समझ ही नहीं सके, उनको समझ भी नहीं आया कि ये क्या हो गया, कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम तो वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। तो बस उसी के अंदर वो फंस के रह गए। अगरचे ऑस्ट्रेलियंस ने इनिशियली बहुत खराब खेला, मैं वहीं बैठा हुआ था स्टूडियो में, मैं सर पकड़ के बैठा था, भाई आप लोग क्यों गलत शॉट्स खेल रहे हो, सीधा और सिंपल गेम खेलो, आप जीत जाओगे। और वो हुआ। भट्टी साहब भी प्रोग्राम में थे, मैं बार बार कह रहा था कि यार कुछ ना करें आप ऑस्ट्रेलियन, सिर्फ सीधा खेलें, अपनी क्रिकेट खेलें, नॉर्मल क्रिकेट खेलें। पिच तो खतरनाक हर एक जगह होती है यार, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। एनीवे, वेरी वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया, मगर हमें इंडिया की भी तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उनकी टीम बहुत बैलेंस नजर आ रही थी। ये उसी तरह थी जिस तरह के हमारा पेस अटैक हमें नजर आ रहा था कि दुनिया का सबसे अच्छा है, वो कोलैप्स हो गया। इसी तरह उनकी भी टीम बहुत अच्छी खेल रही थी, वर्ल्ड चैंपियन नजर आ रहे थे, मगर बैड लक।
अच्छा, everybody was saying like India ज़ाहिर है it certainly was one of the best teams of the tournament, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता था ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे। बस फिर बहुत I wonder, भट्टी साहब, you have been keenly observing, आप गए भी, आप वापस भी आ गए। What did you think went wrong? मतलब क्राउड का प्रेशर था, फाइनल का प्रेशर था, एकदम चौक हो गए, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था, या बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स ने और नहीं। और भट्टी साहब, जिस तरह सिकंदर ने अभी कहा है कि एक तो हारना था बीच में, मतलब ये बिल्कुल ही बहुत तेज आगे जा रहे थे। इट्स अ कंपटीशन, एक भी क्यों कोई इंसान हारे, मतलब जब इतना अच्छा और विनिंग स्ट्रीक चल रहा हो तो विन करते जाओ। एक तो सबसे पहले अब्दुल्ला वेलकम बैक के क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं वो फाइनली कराची पहुंच गए। तो विदाउट द सामान, अच्छा पता है क्या भट्टी साहब, इंटरेस्टिंग बात ये हुई है, उन्होंने सामान पीछे रह गया था सिकंदर, मैं खुद आ गया, मेरा सामान, मेरा लगेज नहीं पहुंचा कराची। सो ये बहाना ना करो, हमें चॉकलेट चाहिए। नहीं, चॉकलेट तो आपको मिल जाएगी, वो मैंने रास्ते में ड्यूटी फ्री से उठाई थी, लेकिन अदरवाइज जितना भी सामान था, तो जितनी भाई के आने की खुशी हो रही थी वो जरा थोड़ी सी ठंडी पड़ गई, मांद पड़ गई। एक तो मेरी अपनी खुशी और हुमा को मेरे से ज्यादा हॉल पड़ रहे हैं क्योंकि इनका बहुत सामान है मेरे सामान में। लाइक दैट गोज विदाउट सेइंग। अच्छा, ऑन टू क्रिकेट नाउ। अच्छा, मुबशिर ने रात अपना क्लिप शेयर किया तो मैंने तो उन्हें क्रिकेट गुरु करार दे दिया। देखिए, मैंने भी फ्राइडे को प्रोग्राम में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से पहले आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत जबरदस्त प्लानिंग की हुई थी। नो डाउट इंडिया पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला। ऑस्ट्रेलिया का 22 मेंबर का सपोर्ट स्टाफ था, जिसमें डैनियल विटोरी जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से था, एंडी फ्लावर जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से था और फॉर्मर इंग्लिश कोच थे, वो इनके स्ट्रेटेजिस्ट के हैसियत से टीम के साथ चल रहे थे। अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के जो हेड कोच हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड, उनको कोई नहीं जानता, गैर मारूफ शख्स हैं, लेकिन उन्होंने क्या जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई और प्लानिंग की कि इंडिया को उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने हमला किया, एंड्रयू जो उनके ट्रेविस हेड थे, ट्रेविस हेड सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी प्लेयर ऑफ द मैच थे, लेकिन मेरे ख्याल में फाइनल का वो पॉइंट सबसे जबरदस्त था जब ट्रेविस हेड ने कल रोहित शर्मा का कैच लिया, वहां से मैच पलटा है। फिर उन्होंने अपनी बैटिंग में सेमीफाइनल में भी वो मैन ऑफ द मैच हुए, फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच हुए। और 2023 अगर आप ऑस्ट्रेलिया का साल देखें, 2023 में उन्होंने एशेस को रिटेन किया और ओवल में जो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इंडिया को 200 से ज्यादा रन के मार्जिन से हराया। और टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो ट्रेविस हेड थे। लेकिन क्या जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए भट्टी साहब, ये वही ट्रेविस हेड नहीं है जिनका 2 महीने पहले हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था सितंबर में। बिल्कुल, और कल फाइनल से पहले भी वो बिल्कुल फुली फिट नहीं थे, लेकिन कोचेज ने ट्रेविस हेड को एक और लाइफलाइन दी, उनको जबरदस्ती मैच खिलाया और क्या जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। मेरे ख्याल में इंडियंस जो थे वो शायद खुशफहमी का शिकार थे, खुद फरेबी का शिकार थे कि उन्होंने वक्त से पहले ये समझ लिया था कि ये वर्ल्ड कप जो है अब ये रस्मी कार्रवाई है, ऑस्ट्रेलिया क्या ये सेंस थी वैसे? वाकई आई वंडर कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस इंसान कैसे हो सकता है? आपने तो वहां पे वक्त गुजारा है, क्या ये सेंस थी कि हाँ जी हम इतने जबरदस्त हैं कि ये टूर्नामेंट हमने जीतना ही है? अगर होती भी है इनसाइड आपके सेंस, तो आप इतने वोकल नहीं होते हैं। मैं तो नहीं वोकल नहीं थे, लेकिन उनकी सक्सेसेस वर टेलिंग ना, सक्सेसेस वर टेलिंग, बट यू नो यू आर ऑलवेज आप थोड़ा सा झिझकते हैं, मोहतात रहते हैं कि भाई इट इज स्टिल अ कॉम्पिटिशन। एंड टू थिंक भट्टी साहब एंड सिकंदर, मैक्सवेल जिसने डबल सेंचुरी लगाई थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, मैक्सवेल तक बात आने ही नहीं दी। ये भी बड़ी कमाल हमें लगा कि देयर आर सो मेनी स्टार प्लेयर्स इन दिस वन टीम। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। सिकंदर, हुमा देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि टीम एक लड़के पे नहीं होती कि हमारे पास बाबर आजम है, बस हम रोना ही रोते जा रहे। नसीम शाह अनफिट हो गए, हाय मातम बिछ गया, लोग मातम करना शुरू हो गए। भाई उसने कौन सी ऐसी तीर चलाए हुए थे कि पूरा मकसद है पाकिस्तान मातम करना शुरू हो गया कि नसीम शाह नहीं है। भाई ये होती है टीम कि एक गया तो दूसरा गया तो तीसरा, यानी कि हर लड़का अपनी शक्ल में एक स्टार। ये चीज, ऐसी चीज हमें पैदा करनी है। हम ये नहीं करते, हम एक
लोगों के पीछे चलते रहते हैं। और ये सब कॉन्टिनेंट की एक साइकी है कि हम पहले ही से ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है हम सारा कुछ जीत जाएंगे, हम लपेट के रख देंगे। बाबर आजम जो है वो पूरा वर्ल्ड कप के अंदर सेंचुरियां पे सेंचुरियां बनाएगा, मतलब ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ये गलत है, ये इस सब कॉन्टिनेंट का इशू है। देखिए स्मिथ इतने बड़े प्लेयर हैं और कप्तान भी रह चुके हैं, वो कंप्लीट फेलियर रहे इस वर्ल्ड कप में। मैंने उनका डेटा नहीं निकाला मगर मेरे ख्याल से शायद एक आधा 50 भी नहीं है या है उनका, बहुत ही फेलियर है। मगर बाकी लोगों ने कवर किया। कल बहुत खराब खेले वार्नर, मगर दूसरों ने आके कवर कर दिया। लबोशेंक बहुत जबरदस्त खेले, बिल्कुल सीधे बल्ले से खत्म, खेल ही खत्म हो कर दिया उन्होंने। बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय बल्लेबाजों का जिक्र भी कर रहे हैं अगर सिकंदर के दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप कल क्यों नहीं चल पाई? यार देखो, मैं ब्लेम करूंगा रोहित शर्मा को। एक तो उनका अभी भट्टी साहब ने जैसे बोला, वो जो कैच था वो तो टर्निंग पॉइंट था बगैर किसी शक के। मगर यार आपने 10 ओवर में 80 रन कर दिए थे और आपका एक खिलाड़ी आउट था। आप मारे जा रहे हैं जबरदस्ती के शॉट। मारना ठीक है, अगर आपके बल्ले पे सीधा तरीके से आ रहा हो मारे आप, मगर जब आप जबरदस्ती शॉट से, वो कुछ इस तरह का कोई शॉट खेले थे कि वो टॉप एज लगकर जो है ना उस तरफ चला गया। आप जबरदस्ती ऐसे मौके पे शॉट नहीं खेलते। आपने इनिशियली 10 ओवर में अपना मकसद पूरा कर दिया था, प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया था। यू नो दे वर प्लेइंग टू द क्राउड, एक परफॉर्मिंग टू द क्राउड वाला भी होता है ना कि जी हमने जीतते चले आए हैं और अब हम जरा 1.5 लाख के लोगों को हम जरा दिखाएं, एंटरटेन करें। मे बी दैट एलिमेंट वाज इन दैट प्ले। वो हम आम फैम जुबान में कहते ना शौके हो गए थे कि भाई बस कहना यही था। आम फैम जुबान में कहना नहीं चाहिए, या इंग्लिश में वर्ड है ना कंप्लेसेंट है शायद वर्ड, कि अब हर चीज जो है बस हमारे पास है, बस खत्म। बस वो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स खेल लिए और वो कैच भी पकड़ लिया, और वो कैच ऐसा आउटस्टैंडिंग था हेड का कि वो उसका मतलब क्या तारीफ से कर। और पहले दिन आप पहले 2 ओवर में देखें उनकी फील्डिंग क्या थी। ग्राउंड फील्डिंग तो अमेजिंग थी, ऐसी स्लाइडें डाइवें मार मार के वो चौके रोक रहे थे। तो हर लिहाज से उन्होंने जो है भारत की टीम को आउट क्लास कर दिया। और कल का दिन जो है मेरे ख्याल से 100 की मना रहे होंगे, वो पार्टी वार्टी अरेंज होगी सारी, मगर वो सब रह गई, इधर ही भिजवा दें उनका भी सामान। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग्स ने मेरा ख्याल है, आई एम ऑब्वियसली यू आर द एक्सपर्ट, कोई 25-30 रन तो बचाए होंगे जो उनकी फील्डिंग थी। चौका तो वो बनने दे ही नहीं रहे थे ना, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल फील्डिंग। और सबसे बड़ी बात यह कि उस हॉल में फील्डिंग करना और परफॉर्म करना जिसमें पूरा का पूरा क्राउड आपके लिए एक ताली बजाने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा भट्टी साहब, जल्दी से ये बता दें, अब हमारी टीम वापस आई तो उसमें बहुत सी चीजें, और कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, मतलब 1000 बातें होना स्टार्ट होगी, इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट होगी इंडिया की टीम के साथ आफ्टर नॉट विनिंग द फाइनल डे पे। इंडियन मीडिया व्हेन दे पोस्टमार्टम होते हैं तो वो ना तो थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं, उनके साथ भी ये होगा या फिर ये दे डोंट रियली डिजर्व इट, बस लास्ट में आके उनको धचका लगा, बाकी तो ठीक जा रख रहे हैं या फिर उसी तरह चढ़ दौड़े हैं टीम पे? भट्टी साहब आप तो जानते हैं, इंडियन मीडिया को बताएं। देखें कल रात थोड़ी बहुत वहां पर लेदे हुई है, मीडिया ने थोड़ा टीम को लताड़ा है, लेकिन जाहिर है इंडिया की टीम टूर्नामेंट अच्छा खेलती आ रही है। 10 मैच जीते, फाइनल में जाके चौक करके हार गए, और मेरा ख्याल 4 से 5 दिन का गैप है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अब T20 सीरीज शुरू होने वाली है, तो मेरा ख्याल सारा फोकस वहां चला जाएगा और इंडिया कोशिश करेगा कि ये फाइनल का जो बदला है वो 5 T20 सीरीज के मैचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया से जीते। उसमें हालांकि पैट कमिंस नहीं है, 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के वापस जा रहे हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया से नए प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन अब इंडिया का फोकस जो होगा उस T20 सीरीज पे होगा कि किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में कल एक चीज आप देखें, उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग के साथ इंडियन बैट्समैनों को जिस तरह प्रेशर में रखा, मेरे ख्याल में वही एक ऐसा पॉइंट था जहां पर उनको उन्होंने संभलने नहीं दिया। वो पूरी हर बैट्समैन के लिए प्लानिंग करके आए हुए थे, कैचेज आउटस्टैंडिंग लिए, फील्डिंग उनकी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन बॉलिंग की तारीफ करना भी ज्यादती होगी। 7-8 बॉलर जो है वो पैट कमिंस ने आजमाए, लेकिन जो शॉर्ट पिच बॉलिंग थी उसमें इंडियन बैट्समैन जो थे, हालांकि पिच इंडिया ने अपने मतलब की बनाई थी, सारा टूर्नामेंट इंडिया ने अपने डिजाइन किया था, लेकिन ये डिजाइन जो था यहाँ पर फेल हो गया उनका कि
फाइनल मैन हैज अदर प्लान्स एंड गॉड हैज अदर प्लान्स। देखिए भाई, और यही हुआ यहाँ पे भी, ऐसा लग रहा है। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू। सिखवा, आपको चॉकलेट्स मिल जाएंगी, आप ये दुआ करें कि मेरा इसका बैग मिल जाए प्लीज, सारे मिलके हाथ उठाएं। टैग भिजवा दो, मैं ढूंढवा देता हूं टैग। मैं आपको एक्चुअली मैंने कंप्लेंट फाइल की है, मैं आपको भेज रहा हूं। इफ यू नो समबडी एट द एयरपोर्ट, जस्ट हेल्प मी विद इट। चाबियां भी भिजवा दो। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके जी, थैंक यू सिकंदर, थैंक यू भट्टी साहब। और दिस effectively brings the World Cup, Cricket World Cup to an end. So I also had to officially thank Mubashir for covering up, but I also want to thank all of you, क्योंकि अभी इत्तेफाक से मेरी tweets और उसमें नजर पड़ गई। Thank you for such a warm welcome and you guys। नहीं तो आपका इंतजार था, क्या मतलब है? क्या लोग इतनी आसानी से तो नहीं भूलेंगे ना आपको या मुझे, फॉर दैट मैटर। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग, स्टे विद अस। वेलकम। अच्छा जी, स्मॉग से निपटने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? मतलब ये बड़ा एक सीरियस इशू बन चुका है एंड वी नीड टू स्पीक अबाउट दैट। ब्रेक से पहले भी हम इकदाम तो चलें ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी इस बारे में सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन पता है क्या दुख होता है ना कि हम क्यों, हमारे ही नसीब में और हमारे ही किस्मत में क्यों ये मामला। कि बिल्कुल वो वाली बातें, जब दुनिया फिर के कोई बंदा आए ना तो फिर वो ऐसी बातें करता है कि हमारी ही किस्मत में क्यों है। अभी तक ये लाइन आई नहीं है, लेकिन हम सारे ये करते हैं कि हम कहीं से जब तरक्की और सफाई और ये सब कुछ देख के आते हैं तो हमें तकलीफ होती है अपने लिए। और बाय द वे आपने ये कह दिया कि हुकूमती इकदाम, और हमें भी कौन से हुकूमती इकदाम? चलो पंजाब में तो फिर भी, पंजाब में तो फिर भी करने, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट सिंध एंड कराची राइट नाउ, क्योंकि कराची का उसी तरह हाल वो हो रहा है जो कुछ साल पहले हम लाहौर में होते हुए देख रहे थे। बट कुछ सीखना चाहिए ना। क्या हमारी स्टैग्नेंट है समुद्र बेसिकली? अब आप ये कहेंगे कि क्या है कराची में, क्या धुआं नहीं होता, आलूदगी नहीं होती? ये धुआं आलूदगी हमेशा से, लेकिन चूंकि कराची समंदर के किनारे आबाद शहर है, इसलिए वो जो हवा होती है, सी ब्रीज होती है, वो उस तरह से धुआं और आलूदगी को इस शहर पे क्लटर नहीं होने भाई। हमारी भी फैक्ट्रियां हैं इधर, आप एक साइट एरिया में ही चले जाएं तो आपको वहीं से हमारी, ये सिर्फ समुद्री हवा है जो इस शहर को उस तरह से आलूदा नहीं जाहिर होने देती। और लेकिन क्या ये फिनोमेना इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी सी ब्रीज बंद हुई है? क्यों इस तरह शहर ये कुछ सालों से ये इट स्टार्टेड, नाउ इट्स गेटिंग वर्स एंड वर्स। और फिर अगर हम अपनी हुकूमतें देख लें, हम अगर सिंध की, कराची की बात कर लें तो सूबाई हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, निगरान केयर टेकर जो अभी आए हुए हैं, मतलब किसी की प्रायोरिटी में ये चीज़ नहीं आती अनलेस एंड अनटिल इट विल बिकम सो बैड। और हमें वो मेजर्स लेने पड़ेंगे जो फिलहाल लगता है कि पंजाब हुकूमत ले रही है। जैसे कि आपको जल्दी से बता दें कि डील करने के लिए स्मॉग सिचुएशन से एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए पंजाब हुकूमत ने मैंडेटरी कर दिया है कि आप फेस मास्क पहने, जो हम पिछले 3-4 हफ्तों से ये कह रहे हैं कि एक बचत है, खुद ही कर लो और मास्क पहनना शुरू कर दो। सो दिस हैज़ बिन नाउ डन। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पहले प्यार से समझाकर बुझाकर देख लिया, अब लाजमी करार दिया गया है। फिर पंजाब में इंतजामिया सैकड़ों फैक्ट्रियों और गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। कई फैक्ट्रियों को सील किया गया है, इसके अलावा भी दीगर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। शुरू में भट्टा, ईंटों, सब कुछ, ये सारे मिले जुले रुझानात थे जिसकी वजह से ये माहौल पैदा हुआ। फसलों को जलाना, हाँ सब जानते हैं कि स्मोक का मसला नया नहीं है, इसलिए हुकूमतें भी इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं, मगर अभी तक कोई ख़ास कामयाबी तो मिली नहीं है। ये बात ऑल्दो समझ से बालातर है कि कराची में फ़ज़ाई आलूदगी क्यों बढ़ती जा रही है। कल कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा है। मतलब दिस इज नॉट द थिंग जिसमें हम पहले नंबर पर आना चाहते हैं। और चलिए लाहौर को आप देखिए तो आपको इर्द गिर्द देखकर कुछ अच्छा महसूस होता है। फूल पौधे, दरख्त, क्यारियाँ, ग्रीन बेल्ट्स, वो सब कुछ आपको नज़र आता है। कराची में वैसे ही बहुत कुछ नहीं है गलियों, सड़कों में, बाज़ारों में देखने के लिए। बोसीदा किस्म की इमारतें हैं। एयरपोर्ट से निकलते ही आपको पेंट उखड़ी हुई इमारतें, फ्लैट्स नज़र आएंगे जिसमें कोई बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार नहीं है कि यार अगर कोई भी दुनिया में इस शहर में आ रहा है दुनिया से, तो जो मेन शाहरा है, शाहरा फैसल जिसे कहते हैं, उस पर तो कोई कानून लागू कर दें कि इस
इस शाहराह पे कोई भी इमारत बगैर पेंट या बगैर सफाई सुथराई के नहीं होगी। ख्वाब हैं आपके, वैसे ऑफ कोर्स बहुत अरसे से हम यही बातें कर रहे हैं कि एटलीस्ट इतना ही करा लो कि अपनी बिल्डिंग में जिसमें लोग रह रहे हैं उसी को पेंट कर लें, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। एक्चुअली जब आप लैंड कर रहे होते हैं ना इनटू द शहर, और इसीलिए आपको ज़रा वो ज़्यादा ज़ोर की चीज़ लग रही है, तो वो कॉन्क्रीट जंगल जो नज़र आ रहा होता है, नॉट अ स्पेक ऑफ ग्रीनरी, ये दिस इज़ क्रिमिनल, ये क्रिमिनल हरकतों में ये चीज़ आती है कि इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है और उसमें आपको इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रीनरी, ग्रीन पैचेस छोड़ने चाहिए। मतलब लोगों ने यहाँ जिंदा रहना ना, और फिर सस्टेनेबिलिटी को भी तो देखें कि ये शहर इस तरह आबाद तो नहीं होते ना कि जी अगले 10-15 साल बड़े अच्छे चलेंगे, इन्होंने चलना है। तो लिहाजा इस किस्म की कोई चीज़ें हमेशा से होनी चाहिए थी जो नहीं है। तो ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है चीज़ जब आप को एक एरियल एंगल मिल जाता है, एरियल व्यू मिल जाता है, तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है कि ये तो बहुत ही ख़राब हो रहा है। एनीवे, आपको ये भी बता दें कि मौसमियाती तजियाकारों का कहना है कि कराची में आलूदगी ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली बढ़ रही है और शहर जो है उसका हर दूसरा बासी इस वक्त बीमार है। बाय द वे, यू डोंट नो दिस बट एवरी अदर पर्सन इज़ बीमार। Do you remember the way I went? Yes. I was not well. हाँ बिल्कुल, जिस दिन आप गए थे उस दिन तो आप आए ही नहीं थे बिकॉज आप तकरीबन तो देन यू वुड नो, तो वो तब से अब तक इसी किस्म की चीजें भी चल रही हैं। जो था, और वो वायरल लिटरली मुझे 2 दफा कोविड हुआ है, लेकिन कोविड से ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उसमें बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, और मैं तो गया, फिर यहाँ से सारे घर वाले बीमार हुए हैं, एवरीबॉडी गॉट सिक बेसिकली। तो ये तो हर घर की आजकल कहानी हुई है। साथ ही आपको डेंगू अलग से लोगों को सता रहा है, आपको पता है? हाँ, ये भी मामला हुआ है। अनदर स्टोरी। साथ ही आपको बता दें कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर बरस 1 करोड़ 30 लाख लोग माहौलियाती मसाइल की बिना पर ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं, जिनमें से 70 लाख से ज़्यादा वो लोग शामिल हैं जो कि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हलाक होते हैं। ये रियल स्टैट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इतना असर कर रही हैं। सोचते हैं कि किसी अगर फेफड़े वीक हो तो वो कितनी देर तक ये स्मॉग वगैरह, मतलब कितने साल इसको बर्दाश्त कर सकेंगे, बिकॉज वो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको और वीक करता चला जाता है। इनफैक्ट इसी पे शामिल हैं। हाँ, और फ़ज़ाई आलूदगी किस तरह इंसानी सेहत को मुतासर कर रही है, इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर सादिया खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहबा, हम ज़ाहिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आलूदगी है, हमें पता लग जाता है ख़बरों के ज़रिए कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम दुनिया में नंबर 1 हैं या दुनिया का बदतरीन शहर हैं, लेकिन इमीडिएटली हमें उस वक्त अनलेस एंड अनटिल कि आप एस्मेटिक हो या आपको कोई फेफड़ों का मरज़ हो, उस वक्त एहसास नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर हर इंसान को ये चीज़ मुतासर कर रही है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कि एक सेहतमंद इंसान अगर इस माहौल में मुसलसल रहता रहे तो उसका क्या बनता है या बनेगा? अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि पहले आप लोगों ने डिस्कस किया कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो ना सिर्फ लाहौर में बल्कि अब कराची भी इसकी लपेट में है। तो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं फ़िज़ाई आलूदगी के। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा जिस्म का वो पार्ट जिसको हम फेफड़े कहते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि जिस हवा में आप सांस ले रहे होते हैं अगर वो साफ़ सुथरी नहीं है तो आप सोचें कि आपका क्या इंटरनल सिस्टम कैसे काम करेगा। तो फेफड़ों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दमे की बीमारी, एज़मा, बहुत ज़्यादा लोग इसका शिकार होते हैं अगर आपकी जो हवा है वो आलूदा है। इसके अलावा और बहुत सी फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसका मैं बताना चाहूंगी, स्किन एलर्जीज भी कॉज करता है। अगर आपकी हवा आलूदा है तो आपको बहुत सी जल्द की बीमारियां भी लग जाती हैं और उसके साथ साथ आपके बाकी सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो आपके फेफड़ों के साथ साथ जिस्म के बाकी सिस्टम्स को भी इफेक्ट करती है। तो अगर आपकी हवा साफ नहीं है तो आपको जो है वो सेहत की बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो लग सकती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। अच्छा डॉक्टर सादिया, स्किन का भी आपने कह दिया, एक्जिमा वगैरह भी, ड्राइनेस, फेफड़े, आंखों की बड़ी आजकल इशू हो रहा है लोगों को ये स्मॉग की वजह से। दैट इज अनदर थिंग। अब कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं जी डील विद इट। अब हम किसी बबल में तो नहीं रह सकते, रहना तो शहर में ही है। वी आर ब्रीदिंग दिस एयर, वी आर लिविंग दिस यू नो लाइफ। हमें शहर तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब विद इन दिस एनवायरनमेंट अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करें? मास्क इज वन थिंग, हाइड्रेटेड रखें, मतलब व्हाट आर द चॉइसेस? अच्छा देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि आप स्टे इंडोर तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट? लेकिन आप ऐसे इलाकों को या ऐसी जगहों को अवॉइड करें जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, हाईली पोल्यूटेड एरियाज हैं, वहां पे जाने से गुरेज करें। इसके अलावा मास्क एक वाहिद जरिया है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड एंड यू आर प्रोन टू एलर्जीज, अगर आपको दमा है
या किसी किस्म की भी कोई सांस की बीमारी है, तो ऐसे इलाकों में जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। नॉर्मली भी अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको पता है कि इस वक्त कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो पोल्यूशन का हाल है वो हम सबके सामने है। उसमें आपका इंडस्ट्रियल एमिशन है, आपका जो गाड़ियों का धुआं, उसके बाद जो आप देख रहे हैं ओवरऑल कंडीशन पोल्यूशन की, वो खतरनाक हद तक ज्यादा है। और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसमें आपको लेड, मरकरी, बेंजीन, बहुत सारे ऐसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं इस हवा में जो कि बहुत हद तक ना सिर्फ आपके फेफड़ों को बल्कि कैंसर कॉज करने का भी बायस बनते हैं। तो डॉक्टर सादिया, क्या हम ये डराने की बात नहीं है, क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी तो चलिए ये फिनोमेना फिर भी रीसेंट है, 20 years down the lane, 30 years down the lane, जब ये स्टडीज़ होंगी, रिसर्चेस होंगी, तो हमें पता लगेगा कि हाँ जी, हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासर होने की वजह से हमारे लोगों की एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ या हमारी जो ज़िंदगियाँ थीं वो कम हो रही हैं क्योंकि लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, या सर्टेन एक बीमारी है जो इसलिए होती है क्योंकि ये इंसान 30 साल लाहौर में रहा है या 20 साल से कराची में मुकीम है। इज़ दैट पॉसिबल टू? यस, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर कोई शख्स पॉल्यूटेड एरिया में रहता है तो उसकी बिल्कुल कम हो जाती है। अभी एक रिसर्च के ऊपर हो रही थी कैलिफोर्निया में, तो हमें ये बताया गया कि लाहौर में जो कांस्टेंट रह रहे हैं काफी अरसे से, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर साल 6 महीने कम हो रही है। तो अब आप ये देखें कि जब आप एक लाइफ स्पैन गुजार रहे हैं और आप एक कांस्टेंट इरिटेंट और पोल्यूटेंट्स के बीच में रह रहे हैं, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों कम हो रही है? बिकॉज ऑफ द डिजीजेस यू आर एक्वायरिंग। आपको दमे की बीमारी हो रही है, आपके हवा में अगर खतरनाक हद तक ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं, लेड, बेंजीन जैसे जिसका मैंने जिक्र किया, तो वो आपके फेफड़ों में जाकर उसको कैंसर कॉज कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियां कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल जो आपकी जहन और दिमाग के ऊपर भी इस चीज का असर हो सकता है। तो ये सब कंडीशंस हैं जो कि आपको देखनी है, और इसके बचाव का एक ही तरीका है कि या तो आप जिसको जैसे हम कहते हैं कि बार बार दरख्त लगाएं, बट जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम कहते हैं कि आप वो लगाइए, घर में प्लांट्स का वो रखें आप, ऐसे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लांट्स हैं जो आपकी हवा को प्यूरिफाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो मैं एक दफा एक स्टडी पढ़ रही थी, तो वो इंडोर अगर आप लगाते हैं तो आपकी हवा को खुद ब खुद प्यूरिफाई करते हैं। मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, हाइड्रेट रखें, बाहर निकलते हुए ख्याल कीजिए कि मास्क लगाया हो आपने, और इसके अलावा ये सब छोटी छोटी चीजें जो अगर आप करते हैं। और एक चीज और, गाड़ियां जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ लोगों को कि जब आपने कहीं नजदीक जाना है तो एक कम से कम कार्बन एमिशन कम से कम रखें। आपने बाहर निकलना है, गाड़ियों का इस्तेमाल कम रखें, साइकिल या पैदल चलें, बट मास्क लगा के। जितना आपका धुआं गाड़ियों का, ट्रक्स का, डीजल का, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं हवा को पोल्यूट करने। डॉक्टर सादिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अब ये गाड़ियों का मामला तो चले एक और बाद में इस पे बात होगी, लेकिन जितना इंसान अपने लिए खुद के लिए कर सकता है, आपकी अपना एनवायरनमेंट जो है, लाइक योर स्पेस, लिविंग स्पेस, घर, उसमें वो पौधे जो वो कह रही हैं वो वाले आप बेहतर लगा सकते हैं। आप मास्क पहन सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। अगर बाहर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्कूल कॉलेज दफ्तर तो जाना ही जाना होगा, अदरवाइज मतलब एक्सकर्शंस इस किस्म की ना करें। हमने फिजिकल प्रॉब्लम्स की भी बात कर ली इधर, लेकिन ये मेंटल टोल भी इस पे होता है। जब आपको पता हो ना कि आपके ये एक फिजा बनी हुई है एंड विच इज़ नॉट आपको बीमार रख रही है, आप अपने 100% ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है, तो वो मेंटल स्ट्रेन और स्ट्रेस भी उसका बहुत पड़ता है। आपको जिल्द पर, अपनी आंखों पर वो महसूस हो रहा होता है। मुझे तो मेरी तो आंखें पिछले 3 हफ्ते से अजीब, आंखों में चिपचिपाहट, पानी निकलना, ये सारा कुछ हो रहा होता है। आप कराची में ही अगर आप जिला मलीर की तरफ चले जाएं तो आपको जरा बेहतर हालात मिलेंगे। लेकिन बॉटम लाइन अब्दुल्ला ये बात है, फर्क वही है ना, वहां से ही आपको फर्क वाजे हो जाएगा कि जहां पर सब्जा ज्यादा है, जहां पर उस तरह से कंक्रीट, अर्बन फॉरेस्ट में कितनी बार हमने आपको खुद जाके बनाए गए हैं और धड़ाधड़ बस बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें, और कुछ ख्याल रखा गया है माहौल और इंसानों का भी। दो छोटी छोटी चीजें बिफोर द ब्रेक। एक तो जब इदारे ये फटफटी गाड़ियां और जो धुएं निकल रहे होते हैं, चलती का नाम गाड़ी एक सिस्टम है हमारे यहाँ, जब इदारे उनको रोक नहीं पा रहे तो लोगों ने तो इंडिविजुअली कितना कर लेना है अपने लिए, मतलब अपना इन्वायरमेंट ठीक करेंगे। और आपको एक बात बताऊं, हमें ब्रेक लेनी है, मुझे जरूरी एक बात बतानी है, वापस आते हैं, वापस हाँ, इस पे मजीद बात करनी होगी, वापस करते हैं। हाँ भाई, ये ट्रिब्यूट तो हमारा बड़ा फेवरेट ट्रिब्यूट है, और फैज़ अहमद फैज़ का शुमार पाकिस्तान के उन शोरा और अदीबों में होता है जिन्होंने दुनिया अदब में पाकिस्तान की ना सिर्फ पहचान बनाई
बल्कि उर्दू अदब को एक नया मकाम दिया। जो हमारी रवां सदी है उसका सबसे बड़ा शायर भी माना जाता है। जो पिछली सदी थी उसमें गालिब को उर्दू का सबसे बड़ा शायर माना जाता था, और इस सदी में फैज़। Yeah, we'll see you in just a bit. वेलकम बैक जी। इससे पहले हम भारत की क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में हार पर बात कर रहे थे। तज्जिया तबसरे हम तो क्या ही करेंगे, उनके अपने ही लोग काफ़ी होते हैं तज्जिया और तबसरा और जलती पर तेल छिड़कने के लिए। सो हमने सोचा क्यों ना एक स्निपेट दिखाई जाए। भाई इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल जीत ना सका, और भारतीय मीडिया और फैंस जिन्हें मैच से पहले अपनी टीम पर मुकम्मल एतमाद था, बड़े बड़े बोल रहे थे, जीत का यकीन था, खिलाड़ियों के गुन गाते नहीं थक रहे थे, which is rightly so कि गुन गाने भी चाहिए। नहीं, and I am going to be the devil's advocate. So well. Yes. केस इन पॉइंट, जब इतना अच्छा कोई परफॉर्म कर रहा होगा और हमारे अपने मुल्क का होगा तो हम तो सपोर्ट करेंगे ना। एक होती है अच्छी परफॉर्मेंस, एक होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद आप थोड़ा हम्बल रहें, ग्राउंडेड रहें, शोखे ना हो, बड़के ना मारें। आपको पता है वो बड़के मारने वाला जो एक मामला होता है ना। डिफिकल्ट टू स्टे हम्बल व्हेन यू थिंक लाइक यू आर डूइंग द बेस्ट। आगे जा रहे हैं, बहुत सी और बातें भी करने को हैं, और बिसाइड्स ये जर्नी जो है ना वर्ल्ड कप का, ये अभी ओवर हो गया तो थोड़ी देर सारे शांत हो जाएं, ठंड रखें। लेकिन और प्रेसिंग इश्यूज हैं, जैसे कि आपको बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों की तालीम, सेहत और जहनी तरबियत के हवाले से शऊर और एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम करना है। और आज के दिन का थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, यानी बच्चों का क्या हर, उसी का जिक्र करने लगी हूँ क्योंकि हर बच्चे के लिए हर हक, ये थीम है बेसिकली। अफसोस कि आज ये दिन इस मौके पर मनाया जा रहा है जब इजरायली हमलों में अब तक 5,500 से ज़्यादा बच्चे जाँ बहक और सैकड़ों ज़ख्मी हैं, और बच्चों के साथ होने वाले जुल्म का अंदाज़ा लगाएं कि औसतन हर 10 मिनट में एक फ़लस्तीनी बच्चा जो है वो अपनी जान से जा रहा है। कैन यू इमेजिन, मतलब इस स्टैट को ज़रा इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स सोचे, एवरी 10 मिनट्स एक ही शहर में एक बच्चा अगर मर रहा हो। ये तो है फ़लस्तीनी बच्चों के साथ होने वाले इंसानियत सलूक का मंजरनामा, जिस पर बड़ी बड़ी ताकतें खामोश हैं, और बड़ी बड़ी ताकतें खामोश हैं। आपको पता है, ज़ाहिर है अमेरिका एक बड़ा इत्तेहादी इसराइल का था, है इस जंग में भी, जिसे कहते हैं ना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, चल रहा है। लेकिन ओवरऑल जिस शहर में भी मेरा जाना हुआ, उस शहर में अगर वीकेंड होता था तो एक बड़ी रैली का लोग एहतमाम करते थे अगेंस्ट द अट्रॉसिटीज़ जो चल रही हैं इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी आवाम पर, फ़लस्तीनी लोगों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलते थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते थे, और ये अब एक पॉइंट है जिस पे अमरीकी माहिरीन सियासत बड़ी गहरी नजर रखे हुए और फिर प्रेशर डालने वाली बात है। कितने दिनों से हम बात कर रहे हैं, हुकूमतों के फैसले कुछ होते हैं, अवाम के फैसले कुछ और होते हैं, लेकिन अवाम वो प्रेशर जो है अपनी हुकूमतों पे डाल सकती है। और आई थिंक आप भी बिल्कुल यही कर रहे हैं। जो 1 मिलियन मार्च जो पूरी दुनिया में स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से है ना कि हम नहीं मान रहे। अगर आप हुकूमत हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक और वाकया जिसका मुझे वहीं पता लग गया था, और मतलब लिटरली एक और पाकिस्तानी कॉलीग है जिन्होंने जिक्र किया, और हमारे साथ एक अर्जेंटीनियन दोस्त है, उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्या इंसान ये बात करे। चकवाल के एक मदरसे में असातिज़ा की जानिब से तालिब इल्मों के साथ मुबैना ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। पुलिस के मुताबिक एक मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में थाना सदर में असातिज़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मुद्दई ने बताया कि इसका 12 साल का बेटा काफ़ी दिनों से परेशान था। पूछने पर बेटे ने बताया कि उसे उस्ताद की जानिब से ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। उस्ताद बच्चों के जिस्म पर छुरी से Z का निशान भी बनाता था। पॉज, इधर हम इसलिए पॉज दे रहे हैं कि आप वो जहन देखें कि ना सिर्फ हम वो करेंगे जो हम करेंगे, उसके बाद हम मार्क करेंगे, जैसे हम किसी स्लेवरी के ज़माने में बैठे हुए हैं कि ये हमारे हाथों जो है ना ये गुजरा है, तो हम उस पर एक निशान भी लगा देंगे कि ये कौन लोग हैं, ये किस तरह दंदनाते फिर रहे हैं, ये इनको बंद क्यों नहीं किया हुआ किसी पिंजरे में,
इन ये जो, और फिर मदरसा चलाना, मतलब आप काम देखें क्या कर रहे हैं और हरकतें देखेंगे क्या हैं। और एक बंदा नहीं है, दिस वाज नॉट एन इंडिविजुअल जी, ये पूरा गिरोह है। हाँ, मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया पुलिस ने। दोनों अफराद को मदरसे से हिरासत में लिया। दोनों गिरफ्तार अफराद मदरसे में बतौर उस्ताद तैनात थे और केस में गिरफ्तार अफराद की तादाद 4 हो गई है। मदरसा तर्जुमान का कहना है कि 10 नवंबर को 2 बच्चों ने एडमिन ऑफिस में शिकायत की। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को फारिग कर दिया गया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में भी ताउन किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुतासरा बच्चों की शनाख्त पोशीदा रखने की अपील की है। मुल्क में बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात सामने आते ही रहते हैं, लेकिन मदारिस के बच्चों पर इस बार जो हुआ है ये कोई पहला वाक़या नहीं है। लेकिन पहले कोई बात करने को तैयार नहीं होता था। पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन इस मर्तबा एटलीस्ट बात की जा रही है। और पहले ये कहा जाता था जी सुनी सुनाई बातें और कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन अब इतने केसेस सामने आ गए हैं कि वो शिकार बच्चे जो हैं वो खुद आके बता देते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रही और अब तो पकड़े जाने चाहिए जो लोग मुलविस होते हैं इसमें। लेकिन इस ऐसी सिचुएशन में बाय द वे पुलिस ने तो जो करना होता है वो करना होता है, लेकिन उलमाए कराम को खुद सामने आकर इस इंतहाई संजीदा मामले को देखना चाहिए और डेफिनेटली दे नीड टू स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। और एट द सेम टाइम बहुत से वालिदैन को पता होता है कि उनके बच्चों के साथ ये हुआ है या हो रहा है। बहुत से बच्चे अभी तक आज के इस माशरे जहाँ पर बड़ी हम समझते हैं कि आज़ादी है या प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी बात कर सकते हैं, डर के सहम कर बैठे हुए हैं, नहीं बात करते कि स्टिग्मेटाइज किया जाएगा, लोग क्या कहेंगे। देखिए आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, आपकी इज्जत में कोई हर्फ नहीं आया, आप में कोई कमी नहीं हुई है। असल में अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप पॉइंट आउट करें और बताएं उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है, जो बच्चों की बॉडीज़ पे जेड मार्क कर रहे हैं। आई कैन नॉट गेट ओवर दैट। अच्छा जी, ख्वाजा बाबर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं चकवाल में, वो ज़रा इसकी अपडेट हमें मज़ीद दे रहे हैं। ओवर टू यू बाबर। 2 किलोमीटर दूर ये इधर हम जामिया मुस्तफ़ा के बाहर खड़े हैं और ये 15 बच्चों के साथ मुबीना ज़्यादती का ये मामला जो है, ये इस वक्त जो 2 उस्तादों को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तासरीन के साथ इदारे यकजहती के लिए इधर खोखर देर में ये वज़ीर आला पंजाब का दौरा हुआ है। तो बहरहाल ये अभी तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें ये मुद्दई मुकदमा जो है उसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ये उसका बेटा 12 साला बेटा और दीगर 5-6 बच्चों के भी उसने नाम FIR में दर्ज कराए हैं। तो बहरहाल ये 15 बंदे इब्तदाई तौर पर नामजद किए गए थे कि जिनको मेडिकल के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल ले जाया गया, मगर वहाँ पर 11 बच्चों के वालिदैन ने उन बच्चों का मेडिकल करवाने से इनकार किया कि भाई कोई हमारे बच्चों के साथ ज्यादती नहीं हुई है। तो बहरहाल 4 बच्चों का मेडिकल टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट उधर लाहौर भेज दी गई है। और उस दौरान में ये CCTV फुटेज जो इस मदरसे की इंतज़ामिया ने पुलिस को फराहम किया उसमें इस बात की तस्दीक हो गई है कि वो जो 2 उस्ताद थे जिनको गिरफ़्तार किया गया है वो बच्चों पर तशद्दुद जो है ना उसकी वीडियो भी उन्होंने फराहम कर दी है। तो बहरहाल उसी रिपोर्ट की रोशनी में ये मकामी पुलिस ने उन दोनों उस्तादों को, एक को मियाँ वाली से और एक को जातली से गिरफ्तार किया गया। हालांकि उस वक्त इब्तदाई रिपोर्ट पर ही इधर मदरसे की इंतज़ामिया ने उन दोनों उस्तादों पर जो ही उनके शिकायत की तस्दीक हुई कि उन्होंने बच्चों पर तशद्दुद किया है तो उनको इधर मदरसे से फारग कर दिया गया था। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा बाबर, हमें मज़ीद रिपोर्ट कर रहे थे। ये हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं एंड वी ट्राई टू गेट टू द लेवल ऑफ इट कि ये क्या माइंडसेट होता होगा जो बच्चों के साथ ये करने को किसी को माइल कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट पावर, हैविंग पावर ओवर समबडी और उसको एक्सरसाइज करना कि मैं रूल कर रहा हूँ। शहजादा सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। इस वाक़े से मुताल्लिक भी कुछ दीगर मामलात भी हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। शुक्रिया शहजादा सुल्तान साहब। शहजादा साहब बताइएगा तफ्तीश किस पॉइंट पे है इस वक्त? क्या तमाम लोग जो मुबैना तौर पर इस मामले में मुलव्विस थे अब पुलिस की हिरासत में हैं और वालिदैन कितना ताउन कर रहे हैं? Thank you very much, जमशेद हुमा. Very good morning to you. It's a very painful incident जो जिसका आपने जिक्र किया है. It's very unfortunate कि
हमारे यहाँ बच्चे जो हैं दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल, और मैं समझता हूँ कि उसमें हम बैसियत माशरा, हम बैसियत पेरेंट्स, हम बैसियत सिटीज़न जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों की उस तरह हिफाजत नहीं करते, उस तरह केयर नहीं करते। ये तो एक ऐसा केस है जो रिपोर्ट हो गया है। रिसर्च हैज़ शोन कि बहुत सारा चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो अंडर रिपोर्टेड है, और हमें ग्रेजुअली जितना भी बच्चे जो हैं विक्टिम्स हैं अब्यूज़ के, रेप है वो अंडर रिपोर्टेड है इस मुल्क के अंदर। तो वी हैव टू वर्क टुगेदर टू इंश्योर कि एवरीथिंग इज़ रिपोर्टेड और उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई होती है। ये जो केस है चूँकि ये अभी इट्स एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन, इसमें जैसे आपने खुद ही बताया कि जो मेन 2 इसके अंदर सस्पेक्ट्स हैं वो अरेस्ट हो गए हैं। पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं दे आर कोऑपरेटिंग। कुछ बच्चे जो कुछ पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों के साथ नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने आप शेयर्स किया कि इसके ऊपर कोई फाइनल वर्ड अभी हम नहीं दे सकते, कोई कंक्लूसिव रिमार्क्स जो हैं इस वक्त मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता अनलेस दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ कंप्लीटेड। बट आई कैन इंश्योर यू वन थिंग कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर तमाम जो साइंटिफिक टूल्स हैं उनके साथ हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे, और जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो विल फाइट इट आउट प्रॉपरली और विल मेक श्योर पता ये लगा लोग हैं जिन्होंने शहजादा साहब के कुछ वालिदैन डीएनए टेस्ट नहीं करा रहे, कुछ ने करा लिया है, 5 लोगों ने गालिबन करा लिया, या आप करेक्ट करें हमें कितनों ने कराया कितनों ने नहीं कराया। अदरवाइज जो विजिबल फिजिकल एविडेंस है, जैसे कि वो छुरी से कोई अल्फाबेट लिखता था, जेड लिखता था, जो भी लिखता था, वो कितने बच्चों की बॉडीज पे आइडेंटिफाई? जी जेड लिखता था, दैट वाज अ वेरी ब्रूटल। हाँ जी, वो जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि 4-5 बच्चे जो हैं वो हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा इट्स एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन, तो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू शेयर एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द मीडिया राइट नाउ अंटिल द केस इट कंक्लूडेड। जहाँ तक डीएनए टेस्ट करवाने की बात है, वो कंसेंट जो है वो चाहिए होती है विक्टिम की, जो लॉ है वो विक्टिम की कंसेंट लेता है, तो उसके मुताबिक हम प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जो मेजर इशू है वो है बच्चों की वल्नरेबिलिटी का। पंजाब पुलिस ने इसके ऊपर बहुत सारा काम जो है वो रिसेंट डेज़ में किया है। हमने अपने अक्रॉस पंजाब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बनाए हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हैं उनके जो फंक्शंस हैं उसमें आपके वीक वल्नरेबल जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जिसमें चिल्ड्रन हैं, पर्टिकुलरली होमलेस चिल्ड्रन, ऐसे चिल्ड्रन जो मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, ऐसे जो ट्रांसजेंडर्स हैं, वो हमारे जो एल्डरली लोग हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं या एबनॉर्मल लोग हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, रन अवे ब्राइड्स हैं। तो बहुत सारे हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे वीक एंड वल्नरेबल एंड अनअटेंडेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जिनकी देखभाल और प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास बड़े लिमिटेड इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन बॉडीज़ मौजूद हैं, लेकिन उनकी आउटरीच उस तरह की नहीं है जितनी आउटरीच जो है आपके पुलिस डिपार्टमेंट की। अच्छा शहजादा सुल्तान साहब, आउटरीच की अगर हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया जी हमारा। जी शहजादा सुल्तान साहब, हम आउटरीच की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो केस खुद ही सामने आ ही गया है। अब अगर वी हैव पेरेंट्स हु आर रेजिस्टिंग कि जी हम डीएनए टेस्टिंग वगैरह नहीं करवाएंगे, तो पुलिस का क्या रोल होता है? वी वांट टू अंडरस्टैंड। आपने साइंटिफिक टूल्स के यूज़ करने की भी बात की है, ऑब्वियसली केस बनाना आपका काम है, तो वी आर जस्ट थिंकिंग कि आप फिर उनको पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं, कन्विंस करते हैं कि नहीं पकड़ा बंदा इसी तरह पकड़ा जाएगा अगर आप ये चीज़ें करेंगे। हम उनको अप्रोच करते हैं, हम उनको कन्विंस करते हैं। वी वर्क विद द विक्टिम्स, वी वर्क विद द विक्टिम्स फैमिलीज़, और हम कोशिश करते हैं कि 100% एविडेंस जो है वो हम गैदर करें, क्योंकि जो एविडेंस है उसी से मुल्ज़िम को सज़ा मिलेगी। तो आई एम 100% श्योर कि इस केस के अंदर भी जो विक्टिम्स हैं जेन्युइनली बच्चे, उनके बारे में जितनी भी एविडेंस है, वी आर वर्किंग विद द पेरेंट्स, वी आर वर्किंग विद द फैमिलीज, वी शुड बी एबल टू गैदर दैट एविडेंस एंड गेट जस्टिस फॉर देम एंड मेक अ टाइट केस अराउंड दैट। एक और केस जो रिसेंटली लाहौर में आया, जो कि कुछ केसेस होते हैं ना, आई मीन वैसे तो हर किस्म की ऐसी खबरें हैं जिससे एक दहशत सी मच जाती है, तो वो एक्सीडेंट बल्कि एक डिलिबरेट एक्सीडेंट जो एक अंडर एज बच्चे ने ड्राइव करते हुए उसके हाथों 6 लोग जाँ बहक हुए, उस केस की क्या डेवलपमेंट है? क्योंकि हम मर्डर आई बिलीव जी बिल्कुल, वो शायद वो उसी में काउंट होगा। ये तो शहजादा सुल्तान साहब आप बता सकते हैं, क्योंकि बड़ी डिस्प्यूट्स थी कि वो बच्चे की उम्र क्या है, वो अंडर एज है भी कि नहीं है।
वो ज़रा उसकी डिटेल बताइएगा। जी, उसके 2-3 पहलू हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जो पहला आपका एज वाला फैक्टर है, मैं उस पर बात करता हूँ। एज पर दी नादर रैकेट्स, वो जो बच्चा है उसकी 16 साल उम्र है, लेकिन देयर इज़ अनदर साइंटिफिक वे ऑफ प्रिसाइजली डिटर्मिन द एज ऑफ एन इंडिविजुअल। उसको हम कहते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट। उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट भी हो रहा है, जिससे प्रिसाइज उसकी जो एज है वो डिटर्मिन हो जाएगी। वो 16 साल है, वो 16 साल से कम है, 16 साल से ज़्यादा है। ये तो हो गया एज का फैक्टर। दूसरी जो बात है मर्डर की, इनिशली जब ये वाक़या हुआ और इनिशली जब ये रिपोर्ट आई पुलिस के पास, तो इट वाज ट्रीटेड एज एन एक्सीडेंट। जो भी फैक्ट सामने आए फौरी तौर पे, तो वो एक्सीडेंट के अंदर FIR दर्ज हो गई। लेटर ऑन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब विक्टिम की, क्योंकि वो तो सारे के सारे लोग जो उस गाड़ी में थे वो लुकमा अजल बन गए, उन्हें ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी कि वो अपनी बात बता सकते। लेकिन उस दिन 2 गाड़ियाँ थी, एक और गाड़ी में भी ये लोग कहीं शादी पे जा रहे थे, तो जो दूसरी गाड़ी थी, जो उनकी फैमिली के बाकी लोग थे, उनसे जब ये इन्फॉर्मेशन सामने आई तो पता चला कि थोड़ी सी अल्टरकेशन भी हुई थी। वो जो बच्चा था जिसकी गाड़ी ने हिट किया इनकी गाड़ी को, परपिट्रेटर जो है उसके साथ 1-2 और लड़के थे, तो इट केम आउट कि इट वाज अ केस ऑफ ईव्स टीजिंग। वो उनको फॉलो कर रहे थे और फॉलो करते हुए रास्ते में उनकी थोड़ी सी अल्टरकेशन भी हुई, और उसके बाद इट ट्रांसपायर्ड कि उसने कोई काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, इनिशली उसने ख़ुद बयान दिया था कि मेरी 100 के करीब स्पीड थी, लेकिन अब बाद में पता चला कि कोई 150-160 की स्पीड के ऊपर उसने उस गाड़ी को इंटेंशनली हिट किया। तो ये अभी तक की हमारी फाइंडिंग ये है। अगेन इट इज़ एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन। तो जब ये फैक्ट सामने आए तो फिर इसके अंदर हमने ऑफेंसेस मर्डर के ऐड किए, और चूंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों में खौफ और हरास, क्योंकि जो भी सुनता है लोग जो हैं वो सहम जाते हैं ये बात सुन के कि जी हम और पता है क्या, लोगों का ट्रस्ट भी फिर आपको पता ही है इतना ज़्यादा कोई है नहीं सिस्टम्स पे, गुस्से में आ गया है या पागल है, केस ऐसा बनेगा कि ये छूट जाएगा, या इन्फ्लुएंशियल बाप का बेटा होगा तो छूट जाएगा। नहीं ऐसा मुझे क्विकली ऐड कर लेने दे, सॉरी आई डिडंट फिनिश। हमने उसके अंदर ATA का सेक्शन भी अट्रैक्ट किया है, जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है, और उसका पर्पस यही है कि इस केस को प्रॉपर फोरम के ऊपर हम प्रोसिक्यूट करें। देखें, इंसानी जान से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं है। एक इंसान की जान जो है वो बहुत कीमती है, और यहाँ 6 इंसानी जानें चली गई हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें इस निज़ाम को कि परपिट्रेटर जो है उसका क्या स्टेटस है। हम जो हैं इस वक्त, पुलिस जो है वो हमेशा प्रो विक्टिम होती है। हमारी प्राइमरी हमदर्दियां जो हैं वो विक्टिम्स के साथ होती हैं, क्योंकि वी अटेंड द क्राइम सीन और हम देखते हैं कि जो विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स होते हैं वो किस किस्म की सफरिंग और किस किस्म के सोल शैटरिंग एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। बदल भी रहा है, जाहिर है कुछ मॉडल थाने भी हैं, बेहतर अफसरान भी हैं, लेकिन बहुत अरसे से एक सर्टेन परसेप्शन था हमारे पुलिस वाले का कि जो विक्टिम था वो जाने से घबराता था या डरता था, और अल्लाह माफ़ करे अगर कोई रेप का विक्टिम है तो वो तो कहता था मैं कुछ ना करूं, मुझे इस सिस्टम में ना पढ़ना पड़े। हाउ आर यू वर्किंग अराउंड इट? आप लोग बहुत कुछ कर भी रहे हैं और करने का इरादा भी आपने बड़ी अच्छी अब्दुल्ला बड़ी अच्छी बात की, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं मैं वो ऑफिसर हूँ कि जिसने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया जो मोटरवे रेप केस था। आपको पता है कि वो एक ऐसा केस था जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक जो है वो एक परेशानी पैदा की, और हर जगह से जो थी वो क्रिटिसिज्म आ रहा था कि ये इतना बड़ा जुल्म हो गया। उस केस के अंदर विक्टिम की एग्जैक्टली यही हालत थी कि शी डिड नॉट वांट टू कॉन्टेक्ट पुलिस, शी डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको ज़हनी तौर पे तैयार किया, उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, और हम उसको इस जगह पे ले के आगे कि शी बिकेम विलिंग।
और उसमें एक हमने उसको एश्योरेंस दी, क्योंकि असल में होता ये कि रेप विक्टिम का सबसे बड़ा मसला होता है स्टिग्मा। एक टैबू है, एक ऐसा स्टिग्मा लगता है, सोसाइटी माफ़ नहीं करती विक्टिम्स को। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फैक्ट अबाउट आवर सोसाइटी। तो हमने उसको ये एश्योरेंस दी, हमने जजेस से बात की, हमने प्रोसिक्यूटर जनरल से बात की कि हमने इनको प्रोटेक्शन देनी है, आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल के बाद भी उस विक्टिम की आइडेंटिटी पब्लिक में नहीं है। उस केस में इंसाफ भी हो चुका है, उसमें उन मुल्ज़मान को फांसी की सज़ा भी हो चुकी है। तो हम इस हद तक जाके ओनरशिप लेते हैं विक्टिम की और उस केस की, और आज भी हम उस विक्टिम के साथ खड़े हैं, और जब तक वो विक्टिम जिंदा है उसकी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। अनदर थिंग शहजादा सुल्तान साहब, बिल्कुल आपने बड़ा चेंजेस इस पर्टिकुलर केस का तो बड़ा अच्छा ही ऑब्वियसली एंड निकला, जहाँ वो जो थे परपेट्रेटर्स वो पकड़े भी गए। लेकिन एक तो स्टिग्मा अटैच होता है बहुत सी चीज़ों से, एक पुलिस फोर्स का अपना तरीका कार ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो भी विक्टिम्स जो है ना उस चीज़ से बहुत डरते हैं कि अब ये मुझसे ऐसे ऐसे सवाल होंगे। फिर ये एक डर होता है कि अगला समझ भी रहा है, सेंसिटिव नहीं है इस बात को। तो क्या पुलिस फोर्स को भी कुछ सेंसिटाइज किया जा रहा है कि उनको भी तरीक़ेकार के किस तरह बात करते हैं, क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए? सर ब्रीफली अगर बता सकें आप। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। 2400 यंग फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को अभी हमने एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की लाइट में लाहौर चूंग कॉलेज में ट्रेन किया है, और उनकी ट्रेनिंग का एक इसेंशियल जो कंपोनेंट है वो विक्टिम सपोर्ट है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो विक्टिम है, जब तक उसको आप प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे, उसकी साइकोलॉजी की, उसकी सफरिंग को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी भी आपका जो रिलेशन है कम्युनिटी के साथ ठीक नहीं हो सकता। एक बात मैं और आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगा, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो या दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, दे आर पीपल। हमने देखा 2017 में एक सर्वे किया, 2 लाख की फोर्स को 60,000 सजाएं एक साल में मिली थी। हमने सोचा कि ये स्ट्रेटजी फेल हो गई है। ये लोग हैं, पूरी दुनिया में एम्प्लॉइज़ वेलबीइंग की बात होती है, पूरी दुनिया में एम्प्लॉइज़ की हैप्पीनेस की बात होती है। इफ़ योर वर्कर इज़ हैप्पी तो उसका क्लाइंट हैप्पी होगा। अगर आपका जो एम्प्लॉई है वो मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली आपने उसकी वेलबीइंग के लिए काम किया है, तो वो अगर खुश है, वो सेटिस्फाइड है, तो वो क्रिएटिव होगा, वो मोटिवेटेड होगा। अगर आप उसको ट्रीट करते हैं विद रिस्पेक्ट, काइंडनेस, कंपैशन, तो वो काइंडनेस और कंपैशन को आगे पास ऑन करेगा। बहुत अच्छी बात है शहजादा साहब, अगर ये बात समझ आ जाए। साइकोलॉजी बिल्कुल, ये तो हर फील्ड में ही होना चाहिए। सॉरी शहजादा सुल्तान साहब, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट वी आर हैप्पी कि अगर इस किस्म की कुछ चेंजेस जो हैं और अगर सीनियर पुलिस अफसरान इन मामलात को, इनकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, तो ये भी बड़ा एक अच्छा मुस्बत चेंज है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वी टेकिंग अ ब्रेक। फैज साहब को भी हम याद कर रहे हैं आज, मदनाहों से बिछड़े बाय द वे 39 बरस हो गए। 39। तो कोई शेर आपके पास है या फिर हमें उनकी आवाज़ में ही अशआर हो उनके और आवाज़ हो किसी गुलकार की तो ज्यादा मुनासिब। कितने कोई जबरदस्त, टीना सानी को ले लेना, नैयरा नूर, इकबाल बानो, मतलब बहुत से लोगों ने, मैडम नूरजहां। फैज का कलाम और ख़ास तौर पे ये हमारी आइकॉनिक सिंगर्स ने अगर गाया हो ना, तो वो आपकी एक सिस्टम डीएनए में आपके आ जाता है, बिकॉज दीज आर आर सॉन्ग्स, दिस इज आर शायरी, दिस इज आर म्यूजिक, और हम पाकिस्तान इसको ओन करता है। हम के ठहरे अजनबी की तो कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है ना। 74 में फैज साहब ने लिखा, और बांग्लादेश के बनने के बाद वो उनका पहला और आखिरी विजिट था, और वो इसलिए इतने टूटे हुए थे, दिल उनका टूटा हुआ था, बिकॉज ही गॉट अ वेरी कोल्ड शोल्डर फ्रॉम हिज इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स, बंगाली इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स एंड लिटरेरी पीपल। और वहाँ पे जब दिल टूटा उनका और वो वापस आए, तो वापस आते हुए उन्होंने लिखा था। और अभी हमने आपको एक वर्जन पूरा सुना दिया है, क्योंकि इसको बीच में काटना ना मतलब बहुत बुरी बात है, बिकॉज आप इसमें एक मगन हो जाते हैं, जिस तरह के हम हो गए थे आपको ही ये सुनाते हुए। बट वी हैव अदर स्टोरीज जिनको हमने कवर भी करना है, हमारे गेस्ट भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिक्स पे बात हो जाए, और मुल्क में इंतखाबी दर्जा हरारत जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है, और दीगर जमातों की तरह पीपल्स पार्टी भी इंतखाबी मुहिम चला रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो मुसलसल इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा भी कर रहे हैं। सुनिए जरा। अगर
अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया जाता है, अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। और पाकिस्तान के अवाम ने पहले भी सिलेक्टेड राज को भुगता है और अब आगे जाके पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। जहाँ तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूँगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता, मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात हैं वो एक सियासी जमात के हवाले से। दूसरी तरफ उनके वालिद और शरीक चेयरमैन पीपी आसिफ अली जरदारी ने कल इंतखाबात से 2.5 माह पहले इंतखाबी अमल की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है। आसिफ जरदारी का कहना है कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। उन्हें एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है। बिलावल भुट्टो की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुताल्लिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी किसी किस्म की जानिबदारी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अच्छा, खैर इस सारे पे हम बात करेंगे और हमें इस वक्त ज्वाइन की है रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब ने। फैसल साहब, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और एक साफ शफाफ इलेक्शन होता वो देख रहे हैं। तो क्या पार्टी को पूरी तसल्ली है कि हल्का बंदियों से लेकर पोलिंग तक सब ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन परवेज़ जरदारी साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल एतमाद है और हम इस उम्मीद के साथ हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। इलेक्शन कमीशन ये इंशाल्लाह ज़रूर ये कोशिश करेगा कि RTI सिस्टम ना बैठे, धुंध ना हो, RO इलेक्शंस ना हो और जिसके लिए वोट डाले जाएँ उसी के लिए गिने जाए और पाकिस्तान में एक नई हुकूमत उसी की बुनियाद पर बनाई जाए जिसके लिए पाकिस्तान की आवाम वो करती है। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का माजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, लिहाजा हम इस उम्मीद के साथ हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है अपना फ्री एंड फेयर इलेक्शन स्कूल में कराएगी। कुंडी साहब, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ज़रा आप समझा दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा दिन भर दोहराते हैं, कई दिन में कई बार दोहराते हैं, तो क्या उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से नहीं थी या जरदारी साहब के साथ वो एक पेज पर नहीं है? क्योंकि जरदारी साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक निभाएगा या निभा रहा है और ये बयानात दूसरी तरफ सामने आते हैं। बिल्कुल, जरदारी साहब और बिलावल साहब बिल्कुल एक पेज पे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का उन्होंने जो बात की थी, हमने हमेशा कहा कि हमें चाहे 88 हो चाहे 2007 में थी या उससे पहले कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमने हर पिच पे जो है वो इलेक्शन लड़ा है। हमने दोनों डिक्टेटर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, चाहे वो ज़िया-उल हक थे चाहे वो जो है वो मुशर्रफ थे। लेकिन जो बात वो कर रहे हैं उनकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, अगर आप देखें जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को लंदन से सी ऑफ किया गया, यहाँ पे रिसीव किया गया, हमारे सिविल इदारे जिस किस्म का उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम अच्छी बात है दें, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए। इस मुल्क में 4-5 और भी साबिक वज़ीर आज़म घूम रहे हैं, क्या उनको भी उसी मुताबिक जो है वो प्रोटोकॉल मिल रहा है? तो फिर हम कहेंगे ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है फिर हम समझेंगे कि इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा गए गवर्नर पंजाब के पास, उनको जो है वो कंडोलेंस करने गए थे क्योंकि उनकी जो रिश्तेदार और जो फैमिली में डेथ्स हुई थी, नवाज शरीफ साहब नहीं थे तो उन्होंने उसकी कंडोलेंस की। लेकिन साथ साथ उन्होंने बावलपुर डिवीजन की मीटिंग भी चेयर की। क्या गवर्नर हाउस कैंप ऑफिस बन सकता है PMLN का? ये क्वेश्चन मार्क है। हमने इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि आप इसको देखें कि गवर्नर हाउस को अगर इन्होंने कैंप ऑफिस बनाया है और हमेशा PMLN का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने इदारों को सियासत में घसीटा है, तो इदारों को कम से कम सियासत में न घसीटा जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगर पंजाब की आवाम, पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि PMLN को वोट करें तो वोट होने चाहिए। अगर वो आपको वोट नहीं दे रही तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मैं वोट हमारे बक्से भरे जाएँ, लेकिन ज़बरदस्ती बक्से नहीं भरे जाते। सिलेक्शंस आपने जो बयानिया दिया था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, उसी पे आ जाए। आपने वो बयान लंदन में छोड़ के आ गए।
आज आप तो नहीं कह रहे कि आप कभी बात नहीं की कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, तो आज तो वो बात आप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं फैसल साहब, आप हमारे साथ हैं। अब चूंकि इलेक्शन में चंद ही हफ्ते बचे हैं, इसलिए सब नज़रें जो हैं वो सियासी हिकमत अमलियों पर लगी हैं। मुस्लिम लीग नून का तो वाज़ेह प्लान है कि जहां मुमकिन हुआ सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद करेंगे और इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत इलेक्शन में जाएंगे। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं कर रही, तो पूछना हम आपसे ये चाहते हैं कि क्या आप लोगों के साथ पार्टनरशिप बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर क्या वजह आप देख रहे हैं? हमारे साथ हमेशा बहुत सी जमातें पार्टनरशिप बनाने में इंटरेस्टेड होती हैं। हम इंशाल्लाह, हमने माजी में भी ये किया और हम आगे भी इंशाल्लाह मुस्तक़बिल भी करेंगे। हम इलेक्शन के बाद इत्तेहाद बनाएंगे। और इलेक्शन के बाद आपने देखा कि 2007 में भी हमने इत्तेहाद बनाया था। हमने अभी जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन रहे थे तो बहुत सी जमातों ने प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को गारंटर के तौर पर कहा था कि इनको आप गारंटर रखें तो फिर हम वोट देंगे। हमने गारंटी दी। लिहाजा अब इत्तेहाद बन रहे हैं कि इलेक्शन से पहले बनते हैं और इलेक्शन के बाद बनता है। हम इलेक्शन के बाद की इत्तेहाद बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इस वक्त हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हम इलेक्शन के बाद अपनी इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर इस मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। यानी इलेक्शन पहले, पार्टनरशिप बाद में। ओके, थैंक यू सो मच फैसल करीम कुंडी साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, फॉर बीइंग विद अस। अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। बरादराना मशवरा, अगर आप लाहौर में हैं तो मास्क पहनकर बाहर निकलें, क्योंकि बहुत आलूदगी है और ये आपकी सेहत को, आपके फेफड़ों को मशवरा ही नहीं है, इट्स द लॉ। पंजाब हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए मैंडेटरी कर दिया। मारने में तो नंबर 1 है, इसलिए हम प्यार से दोबारा से, हुकूमत तो सख्ती कर रही है लेकिन हम आपको प्यार से समझा रहे हैं दोबारा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा जी, हफ्सा उस्मान हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है, लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं रिगार्डिंग स्मोक। जी बिल्कुल, स्मोक की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। इसी सूरत हाल को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने जो है वो कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 20 से जो 26 नवंबर तक जो है तमाम अफराद जो घरों से बाहर निकलेंगे उनका मास्क पहनना जो है वो लाजिम करार दे दिया गया है। इसी तरह से पंजाब के 10 अजला हैं जिसमें लाहौर है, कसूर है, शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, गुजरात है, नारोवाल है, मंडी बहाउद्दीन है, हाफजाबाद है। वहाँ पर यह सख्ती से कहा गया है कि लोग जो है वो मास्क पहने, क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार दिए गए हैं। तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि मास्क जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये बार बार कहा जा रहा है लोगों को कि घरों से बेजा मत निकलें। मास्क का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ हमारी महकमा मौसमियात से भी बात हुई, उनका यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो स्मोक की शिद्दत में इजाफा होगा। बारिश का अभी इम्कान जो है वो नहीं बताया जा रहा और यही कहा जा रहा है कि लोग एहतियात करें। स्मोक के असरात से बचने के लिए जो है वो बार बार हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि मास्क जो है वो लाजमी पहने। जी, मास्क लाजमी पहने, और ये पंजाब हुकूमत ने तो बता दिया है, सिंध हुकूमत नहीं बताएगी, लेकिन हम आपको कह रहे हैं लोगों को इधर कि प्लीज पहन लें, वेट ना करें। गुजरांवाला में स्मोक की क्या सूरत हाल है, उस्मान खलील हमें बता रहे हैं। अजी, पंजाब भर की तरह गुजरांवाला में भी स्मोक में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से पंजाब के लूदा तरीन शहरों में आज गुजरांवाला तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है, जहां पर अब से कुछ देर कबल जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस जो है शहरी सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि वो स्मोक SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमने देखा कि 100 में से 1 या 2 शहरी ऐसा है जो घर से बाहर निकलते वक्त अम्बास का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की भी एंटी स्मोक कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 के करीब जो है फैक्ट्रियों को सील किया, जबकि इनके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। जबकि तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि घर से बाहर निकलते वक्त वो मास्क का इस्तेमाल करें और मोटरसाइकिल सवार जो है हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने से बच सकें। जी, थैंक यू उस्मान। और वहाँ भी सूरत हाल ज़ाहिर है अच्छी नहीं है, इसलिए हम आपको मशवरा दे सकते हैं, हुकूमत आप पे सख्ती कर सकती है। हम फैज़ साहब को आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं और बहुत से गुलकारों की आवाज़ में हमने मैडम नूरजहां की आवाज़ में आपको सुना दिया और मुझसे पहली सी मोहब्बत सुनाया एक्चुअली। और वो स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने देखी होगी, जिसमें मैडम फिर बताती हैं कि फैज़ साहब ने ये कलाम उनके नाम कर दिया। हाँ, ये उन्हीं का हो गया था, लेकिन टाइम हमारा कम खत्म हो रहा है तो हमने एक और कलाम आपको सुनाते के रखे थे। मेरा ख्याल है कि मेरे से बेहतर है कि हम खान साहब मेहदी हसन साहब, बहुत आला आइडिया है। ठीक है, अगर गुलों में रंग भरे बादनों बाहर चले हो जाए तो फिर तो मजा ही दोबारा। क्या जबरदस्त बात है। एंड वी विल सी यू टुमारो।